माता से जाति करते हैं, जाति का जो हम फॉलो करते हैं सामान्य। ऐसा है तो एक तो मछुआरे परिवार के व्यक्ति थे वेदव्यास, कृष्ण द्वैपायन, उस दृष्टि पर देखा है। दूसरा, महाभारत के बारे में भी आप सभी को, रामायण के बारे में वाल्मीकि एक निषाद वर्ग था। पहले जो मैंने बताया महाभारत के बारे में देखा है तो वेदव्यास। दो महान व्यक्ति, दूसरा राजा, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन से उच्च जाति वर्ग के व्यक्ति थे? भारत के अंदर मौर्य साम्राज्य की, हिंदू साम्राज्य स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य मुरा इस नाम से जाने जाते थे। एक जिप्सी घुमंतु जाति वर्ग के महिला के पुत्र थे। घुमंतु जाति वर्ग के, कौन सा जाति है घुमंतु? मुरा वही। छत्रपति शिवाजी भी अगर देखा है तो सामान्य माताजी जीजा भाई का जो अगर कास्ट देकर, जाति देकर गया है तो वो भी उस प्रकार का। लेकिन भारत के अंदर किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर मान्यता देते हैं, गर्व देते हैं, आदर देते हैं, यह स्थिति नहीं था शुरुआत से लेकर। उनके कर्म को देकर हम आदर देते हैं। इसलिए भगवान कहा था गुण कर्म विभागशः चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के आधार पर हम मान्यता देते हैं। कौन से परिवार में, कौन से पिता के पुत्र, कौन से माता के पुत्र, कौन से परंपरा से, ये बिल्कुल हम नहीं देखते। स्वामी जी एक बार उनके शिष्य लोगों के साथ बात करते रहते थे। उसमें डॉक्टर नंजुंडराव करके एक शिष्य भी थे। आप में से विवेकानंद जी का जो समग्र साहित्य समग्र सब पढ़े हुए लोग नंजुंडराव जी का लेक्चर्स जरूर पढ़े होंगे। बहुत अच्छा निकट शिष्यों में, गृहस्थ शिष्यों में थे। नंजुंडराव जी और सभा में प्रवेश करने के समय विवेकानंद जी एक प्रकार से भाव समाधि में जाकर बात करने के जैसा एक कविता गुनगुनाते थे। वो कविता भूषण कवि जी, भूषण कवि उस जमाने के कवि थे छत्रपति शिवाजी के समय पर। भूषण कवि ने छत्रपति शिवाजी के बारे में लिखा हुआ एक कविता, विवेकानंद जी अच्छा गायक भी थे, आपके भी हम सभी को मालूम, बहुत अच्छा गायक थे। इसलिए गुरु रामकृष्ण परमहंस हमेशा जब जब नरेंद्र पास आ गया है तो तुरंत बताते हैं गाना गाने, भजन गाने के लिए, कीर्तन गाने। सामाजिक गायक थे। वो एक लंबी कविता है, लेकिन इसके आखिरी दो लाइन मैं आपके सम्मुख बताऊंगा। मैं कोट करता हूं, आज के माहौल पर यह पूरा कविता सुनकर किसी मजहब के खिलाफ मैंने बताया, निंदा किया, ऐसा करके केस आ जाएगा क्या मुझे पता नहीं है। लेकिन ये तो कहने वाला, कोट करने वाला स्वयं स्वामी दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, तेज तमंस पर, कन्हा जिमी कंस पर, क्यों म्लेच्छ वंश पर शेर शिवाजी है। अर्थात आप लोगों को मालूम है, जैसे एक जंगल के अंदर जो ध्रुव होता है, पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर आग कैसे वो पेड़ों को नाश करते हैं, और चीता जिस प्रकार से हिरण के ऊपर आक्रमण करते हैं, जिस प्रकार मृगराज सिंह वितुंड मतलब हस्तियों के ऊपर आक्रमण करके नष्ट करते हैं, कैसे सूर्य अंधकार के ऊपर प्रकाश डालकर अंधकार को समाप्त करते हैं, जैसे कन्हैया ने कंस के विनाश किया है, उस प्रकार सुनिए, क्यों म्लेच्छ वंश पर शेर शिवाजी है। भारत के अंदर उस समय के म्लेच्छ वंश मुगलाधिपत्य के खिलाफ छत्रपति शिवाजी शेर के जैसे लड़कर जीत लिया। ये लड़ाई थी उस समय। यह सुनकर नंजुंडराव जी, वो थोड़ा प्रोग्रेसिव हिंदू थे, आज भी है हमारे बीच में बहुत सारे प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील ऐसा कहने वाले हिंदुओं को मिलते हैं। वो ऐसा कहना ठीक है क्या, अभी कहने की आवश्यकता क्या है, ऐसा करके कुछ पूछते। नंजुंडराव जी ने विवेकानंद जी को पूछा, क्या आपने यह गाया है क्या? शिवाजी ऐसा व्यक्ति थे क्या? क्योंकि नंजुंडराव जी उस समय के मॉडर्न एजुकेशन एंड मॉडर्न हिस्ट्री पढ़कर ऐसा कुछ बात उनके सर पर घुसके थे, यानी छत्रपति शिवाजी बहुत आक्रमणकारी थे। शिवाजी अफजल खान को धोखा देकर मराया, मृत्यु कर दिया, खत्म कर दिया। इस प्रकार के एक व्यक्ति, ऐसा एक प्रचार चल रहे थे उस समय।
आप में से कुछ लोगों को जरूर मालूम होगा, नन अदर देन जवाहरलाल नेहरू जी भी उस जमाने में ऐसा कहते थे। इन 1936 जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बयान दिया, आई डोंट एग्री एवरी एक्ट ऑफ छत्रपति शिवाजी, ही किल्ड अफजल खान, एक प्रकार से विद्रोही करके किल दिया होगा। देखिए, ऐसा उन्होंने बताया। क्या अफजल खान को उन्होंने हत्या अगर उस समय नहीं किया तो क्या होने वाला था हिंदू राष्ट्र को, ये भी हम सभी को मालूम है। प्रतापगढ़ युद्ध के बारे में ज्यादा विस्तार से मैं नहीं बताने की आवश्यकता भी नहीं है। टर्निंग पॉइंट, एक प्रकार का एक महत्वपूर्ण क्षण था भारत के इतिहास के अंदर। उस चीज के वजह से ही हिंदू साम्राज्य की स्थापना हुई। लेकिन नेहरू जी जैसे लोगों ने इसका जो दूसरे छवि दे रहे थे, इन दोनों के बीच में हमेशा अंग्रेजी में बात करते थे। इसलिए मैं, क्योंकि नंजूंडराव जी को बंगाली आते नहीं थे, संस्कृत का भी उतना अच्छा जानकार व्यक्ति नहीं थे, इसलिए उन्होंने बताया मैं पूरा कोटेशन नहीं करूंगा, कोटेशन नहीं देगा, लेकिन वो शब्दशः सुनने की आवश्यकता है। विवेकानंद जी के बारे में, डॉक्टर, दिस इज अ मैटर ऑफ शेम फॉर यू, एक शर्म की बात है आपके बारे में। क्यों? यू आर ए मराठा। नंजूंडराव जी मराठा है, यू आर ए मराठा, and yet you do not have a proper and true picture of the greatest king of Bharat over the last 300 years. गत 300 साल के अंदर इतना महान एक राजा नहीं हुआ है। ऐसे हिंदू राजा आपके महाराष्ट्र में जन्म हुए एक मराठा वीर, धीर हिंदू वीर के बारे में आपको अगर जानकारी नहीं है तो शर्म, शेम ऑन यू, ऐसा उन्होंने बताया। शिवाजी इज लाइक ए गॉड और पर्सोनिफाइड। शिवाजी करते थे, भविष्यवाणी क्या था? भारत की रक्षा के लिए, हिंदू संस्कृति के रक्षा के लिए एक महान विभूति का जन्म होने वाला है, ऐसा प्रचार था उस भविष्यवाणी को सत्य ऐसा साबित कर आगे चलकर मैं पूरा वो आप सभी लोग, मेरे ख्याल से सभी लोग कंडस्ट करने लायक एक कोटेशन है स्वामी विवेकानंद छत्रपति शिवाजी के बारे में बताया था। उन्होंने बताया, फिर बात है, मैं अंतिम सेंटेंस बताऊंगा। ए प्रोटेक्टर ऑफ हिंदू धर्म, हिंदू रक्षा, ये शब्द प्रयोग स्वामी विवेकानंद जी भी बताया। म्लेच्छ लोगों के खिलाफ, उनके अधर्म के खिलाफ धर्म की रक्षा करने के लिए शिवाजी ने जो काम किया है, अधर्म ऑफ म्लेच्छा was going to be born, वो जन्म होने वाला था, वही था शिवाजी। What a leader, what a saint, what a devotee, what a king, greater than Shivaji was ever born। क्या शिवाजी से भी बड़ा एक नेता जन्म हुआ है क्या भारत के अंदर? दूसरा शब्द प्रयोग देखिए, स्वयं एक सन्यासी बता रहे, शिवाजी से बड़ा एक सन्यासी का जन्म हुआ है क्या भारत के अंदर? क्योंकि छत्रपति शिवाजी हिंदू पादशाही बनने के तुरंत बाद क्या किया है आप सभी को मालूम है। पूरे वो हिंदू राष्ट्र के प्रतीक के रूप में उन्होंने कुछ मिट्टी एक कपड़े के अंदर बांध करते हुए उनके गुरु समर्थ रामदास जी के पद चरणों के ऊपर जाकर समर्पण किया और बताया ये पूरा ये राज्य आपका है, आप सत्ता पालन करो, ऐसा बताया। इतना निर्लिप्त पूरा राज्य मिला, देश पूरा उनके हाथ में आ गया, छत्रपति बन गया, फिर भी सत्ता के लोलुपता नहीं थे, निर्लिप्त थे। इसलिए विवेकानंद जी कहते हैं इनसे बड़ा एक शिवाजी के बड़ा एक सेंट नहीं है, सन्यासी नहीं है। ये सब बताने के बाद वो फिर एक और बात बता रहे थे, He gave shape to future generations of India। भारत के भविष्य को उन्होंने रूप दिया है, भारत के भविष्य को। He had a dream of uniting। This sentence is very very specific, important, बहुत महत्वपूर्ण एक सेंटेंस है। स्वामी जी कहते हैं He had a dream, he means छत्रपति शिवाजी एक सपना देखते थे। कौन सा सपना? Uniting the kingdoms of India into अखंड भारत। देखिए इस शब्द प्रयोग भी ध्यान से सुनना चाहिए। पहला शब्द इंडिया, यानी इंडिया के अंदर जितना ही राज्य है, किंगडम्स है,
राजवंश है, सभी को एकत्रित करके एक अखंड भारत स्थापना करने के लिए सपना देखे हुए ऐसे व्यक्ति में छत्रपति शिवाजी, ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी नहीं है क्या? शर्म है, ऐसा उन्होंने शिष्य को बताया। उस प्रकार के छत्रपति शिवाजी का शिवराज्यारोहण का 348वां वर्ष का सेलिब्रेशन कल होने वाला है, लेकिन हम सभी को दीक्षांत समारोह कल होने के नाते अपने अपने शाखा में वापस जाकर हिंदू साम्राज्य दिन का जो आयोजन करने का अवसर नहीं है, इसलिए इस कार्यक्रम में छत्रपति शिवाजी के जो चित्र के सामने हमने पूज्य स्वामी जी ने दिया जलाया, हम सब इसका जो अनुसरण थोड़ी बात कहना है, ऐसा बहुत ही विभाग से पता है, इसलिए मैं बताया। एक स्वराज्य यानी क्या है? स्व के आधार पर राज्य करने की व्यवस्था छत्रपति शिवाजी ने किया। हाँ, शिवाजी का जो राज्य सुराज्य भी था, सुराज्य होने के नाते गुड गवर्नेंस होने के कारण क्या है? इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फहुड, स्व, भारत के स्व के आधार पर। भारत का स्व यानी क्या है? वो इस राष्ट्र के मार्ग, जीवन शैली, जीवन का जो मार्ग, वे ऑफ लाइफ है, उसका दूसरा नाम है हिंदुत्व। हिंदुत्व के आधार पर इस राष्ट्र को एकत्रित करने के लिए, संगठित करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए काम किए हुए छत्रपति शिवाजी हम सभी के केवल संघ का नहीं है, राष्ट्र के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी व्यक्तियों के लिए एक आदर्श है। ऐसे महान छत्रपति शिवाजी, यहां जो गुड गवर्नेंस मैंने जो बताया, सुराज्य का जो व्यवस्था, गवर्नमेंट का डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, आर्थिक व्यवस्था, भारत के हिंदू राष्ट्र के सैनिक व्यवस्था को एक प्रकार से स्वतंत्र करने के लिए उन्होंने कोशिश किया। स्वराज्य यानी क्या है, इसका परिभाषा दिया पूरे विश्व के सामने। हिंदू स्वराज यानी इसका एक फिलॉसफिकल एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया। जब उनका 15 साल था, 15 साल केवल आयु 15 था, 1645 में उनके एक निकट बंधु एक देश पांडे जी को उन्होंने एक लेटर लिखा। एक पहला विजय जीत हासिल करने के बाद उन्होंने लिखा हुआ लेटर में उन्होंने बताया था, रोहितेश्वर की इच्छा के अनुसार रोहितेश्वर ने ही हमको जीत दिलाई थी। जीत उन्होंने दिया। इस हिंदू राज्य को, हिंदू स्वराज्य को स्थापना करने का इच्छा भी ईश्वर का इच्छा है। इसलिए स्वत्व की लड़ाई, स्वतंत्रता संग्राम के एक अग्रगामी महान योद्धा छत्रपति शिवाजी को स्मरण करते हुए हम आगे बढ़ने की जरूरत है। इस संदर्भ हम सभी को मालूम है, भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरा होने वाला है। अगस्त 15 भारत स्वाधीन होकर 75 साल पूरा हो रहा है। इस स्वाधीनता के आंदोलन में भाग लिए हुए, इसको नेतृत्व दिए हुए, स्वयं का जीवन न्यौछावर करने वाले जो सभी महान नायकों को स्मरण करना, आदर देना, समाज के सम्मुख उन लोगों के बारे में ठीक जानकारी देना, साथ ही साथ भारत के इतिहास को ठीक ढंग से समाज के सम्मुख रखने का एक दायित्व संघ और संघ के साथ मिले हुए सभी ऑर्गेनाइजेशन ने हाथ में लिया है। गत 2 साल से वो प्रयास चल रहा है। आप लोगों ने भी उसमें कई कार्यक्रमों में भाग लिए होंगे। सामान्यतः हमारे इतिहास, हम सभी लोगों ने इतिहास पढ़ने के साथ साथ क्या अपनाया है, मैंने जो नंजुंडराव करके स्वामी विवेकानंद जी का जो शिष्य के बारे में बताया था, उस प्रकार की शिक्षा हमको भी मिला। भारत के इतिहास एक प्रकार से डिस्टोर्ट करते हुए सिखाया गया हिस्ट्री है। स्वाभाविक रूप में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास भी सही ढंग से, समग्रता से हमारे सामने रखते नहीं। इसका कारण क्या है? इतिहास लिखने वाला कौन? ये विजेताओं ने लिखा।
Usually history is being written by victors and rulers. इतिहास लिखता है, सत्ता जिनके हाथ में है वो लिखते हैं। भारत में सत्ता ब्रिटिश लोगों के हाथ में था, इसलिए उन्होंने हमारे इतिहास लिखकर दिया। वो इतिहास पार्शियल था, कंपार्टमेंटलाइज्ड था, पूर्ण नहीं था, डिस्टॉर्टेड था। ये डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री हमको सिखाने का कारण क्या था? उन लोगों को, यानी ब्रिटिश लोगों को, विदेशी पाश्चात्य लोगों को यहां सत्ता हमेशा उनके हाथ में रखना चाहिए। भारत के सही इतिहास अगर हम सीख लिया है तो, पढ़ लिया है तो, हम ज्यादा आत्मविश्वास के साथ इन लोगों के खिलाफ संघर्ष करेंगे। इसलिए हमारे इतिहास को एक प्रकार से विषैली करने के लिए, पोइजन इसमें डालने के लिए उन्होंने कोशिश की। एक आधुनिक साहित्यकार है, इंग्लिश साहित्यकार बेन ओखरी उनका नाम है। इसमें इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने वाले लोगों को शायद बेन ओखरी का नाम वो लोग पढ़े होंगे, क्योंकि 4-5 साल पहले बुकर प्राइज बेन ओखरी को मिला था। बेन ओखरी भारत में आए थे। भारत में आकर दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में किसी एक पत्रकार ने उनको पूछा, एक प्रकार से भारत के इतिहास और आपके अफ्रीका, वो नाइजीरियन है, इसलिए अफ्रीका के इतिहास में बहुत सारे समानताएं हैं। यहां भी इतिहास को डिस्टोर्ट करने के लिए प्रयास किया, आप लोगों वहां भी इतिहास को डिस्टोर्ट करने का प्रयास किया, आपका इसके बारे में मत क्या है? ऐसा पूछा। बेन ओखरी जो ब्लैक है, काला वंश का है, उन्होंने हंसकर एक उत्तर दिया, एक महत्वपूर्ण कोटेशन उन्होंने दिया। आई कोट, टू पॉइजन ए नेशन, पॉइजन इट्स स्टोरीज। एक देश को नष्ट करना है तो पहला काम क्या करना? उनके कहानियों, कहानी मतलब इतिहास को, इतिहास के अंदर विष डालना, जहर डालना। जहर डाल दिया है तो क्या होता है? वो कहते हैं इतिहास अगर पॉइजनाइज्ड हो गया, पॉइजन हो गया है तो वो देश और पूरे राष्ट्र पॉइजन होगा, डिमोरलाइज होगा। इट बिकम डिमोरलाइज, अनैतिक, अधार्मिक बन जाएगा। अनैतिक बन गया तो क्या होगा? वो अनैतिक राष्ट्र स्वयं अनैतिक कहानी बताना प्रारंभ करती है। इसका अर्थ क्या है? आप में उदाहरण के साथ आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। अनैतिक कहानी ना हम भी करते हैं ना, ये इस प्रकार के छूटा जो इतिहास पढ़कर हम भी करना प्रारंभ किया। आर्य लोग बाहर से आए, हम लोग आर्य वंश का है, द्राविड़ लोग पहले यहां थे, उनको हराया, ये आर्य द्राविड़वाद, ये सब हम कहते हैं। दूसरा एक है, भारत कभी भी एक नहीं था, भारत एक राष्ट्र भी नहीं है। अभी भी हमारे भारत के एक पॉलिटिकल लीडर विदेश में जाकर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर भी बताया, इंडिया इज नॉट ए नेशन। ऐसा बताया, इंडिया इज नॉट ए नेशन। फिर क्या है? इंडिया इज ए कॉन्वर्सेशन, डायलॉग इन बिटवीन स्टेट्स। ये कैसा होता है मेरे को मालूम नहीं। भारत राष्ट्र नहीं है, भारत राज्यों के बीच में वार्तालाप है। उत्तर प्रदेश बिहार के साथ वार्तालाप करते हैं, बिहार उड़ीसा के साथ वार्तालाप करते हैं, बीच में सेंटर के साथ वार्तालाप करते हैं। क्या लॉजिक है, क्या करते हैं इसके पीछे मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आते। हमारे महान संविधान निर्माताओं ने एक बात बताया था, इस राष्ट्र के बारे में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर बताया था, इस राष्ट्र को मजबूत करने का विषय बताया था। इसलिए हमको प्रतीकों को, सिंबल्स को उन्होंने दिया था, राष्ट्रगान दिया था, राष्ट्र गीत दिया था, राष्ट्र ध्वज दिया था, राष्ट्रभाषा दिया था। मैं वो नेता को नाम में, संघ के भौतिक में वो नाम बताने की आवश्यकता क्या है? उस प्रकार के नाम बताने लायक भी नहीं है, इसलिए नहीं बता, नहीं बता। उनको पूछना चाहते हैं, अगर भारत राष्ट्र नहीं है तो राष्ट्र के ध्वज की आवश्यकता क्या है? राष्ट्रगान की आवश्यकता क्या है? राष्ट्र गीत का आवश्यकता क्या है? राष्ट्र की भाषा की आवश्यकता क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी आवश्यकता क्या है भैया? इस प्रकार का डिमोरलाइज्ड स्टोरी स्वयं बताते हैं। ये बेन ओखरी बताया ना, ये है इसका लक्षण। और अंत में उन्होंने बताते हैं, इस प्रकार के कहानी स्वयं बताते बताते इट विल लीड्स इनटू ए कंप्लीट साइकिक डिस्ट्रक्शन। एक प्रकार से मानसिक, बौद्धिक
विनाश के ओर राष्ट्र चलेंगे। इससे बचाने का उपाय क्या है? उपाय एक ही है, सही इतिहास पढ़ना चाहिए। हम भारत के पूरा इतिहास, आज के जो एक इंग्लिश लोगों ने लिखकर दिए हुए इतिहास के आधार पर भारत का इतिहास 3 कालखंड का है। एक तो एशियन यानी प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत। ये प्राचीन भारत यानी क्या है? इसके लिए उन्होंने लक्षण के आधार पर, उस समय के जीवन की स्थिति के आधार पर वो बताया है, हमारे सर पर उन्होंने दिया है। प्राचीन भारत यानी उस समय अंधकारमय भारत। क्यों? उस समय के हिंदू लोग आपस में लड़ते थे, गला काटते थे, जाति वर्ग के आधार पर संघर्ष करते थे, बड़ा संस्कार था, संस्कृति था। इसलिए वो कहते हैं वो अंधकार युग है। बिना बताकर एक बात हमारे सब मन में वो डालते हैं, वो हिंदू कालखंड है, वो अंधकार कालखंड। इज इट नॉट? हम हमारे हिस्ट्री बुक के इन बिटवीन लाइन्स पढ़ा है तो प्राचीन भारत का इतिहास अंधकार का कालखंड है। और मध्यकालीन यानी क्या है? बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मालूम है, मुगल कालखंड, मुस्लिम कालखंड। इसको उन्होंने दूसरा नाम दिया है, इट्स एन एरा ऑफ ट्रांजिशन और एरा ऑफ सिंथेसिस, यानी परिवर्तन का कालखंड। क्या परिवर्तन? अंधकार थे ना, आदित्य प्रकाश लाने के लिए ये आए हुए ये आक्रांताओं ने हमको मदद किया। ऐसा कहते भारत के अंदर आधुनिक कविता, आधुनिक शिल्पकला, आधुनिक हस्तकला, ये सब लाया ये विदेशी आक्रांताओं ने। मुगल कालखंड में हमको ज्यादा परिवर्तन आना प्रारंभ किया, आहिस्ते प्रकाश आना प्रारंभ किया। पूरा नहीं हुआ, पूरा कब हुआ? आधुनिक कालखंड, मॉडर्न हिस्ट्री। ये अगर तो क्या है? ब्रिटिश कालखंड। उस समय हमको मॉडर्न एजुकेशन मिला, आधुनिक शिक्षा मिले, दीक्षा मिले, ये सबके कारण भारत आगे बढ़ा। इस प्रकार हिंदुओं के मन में, भारत के मन में एक प्रकार से घृणता के, नीचता के बोध डालने के लिए हमारे यहाँ के इतिहास निर्मित है। इसलिए मैंने बताया इसका परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। देखिए मध्यकालीन यानी भारत के अंदर कितने भी राजा थे, राजवंश थे। मैं जिस राज्य से आए हैं, केरल, तमिलनाडु, केरल, दक्षिण में उस समय जो किंगडम्स थे, राजवंश थे, चोल, चेर, पांड्य करके राजवंश। आप में से कितने लोगों को मालूम है? पता नहीं है। चोल राजवंश लगभग 2000 साल भारत के अंदर सत्ता उन्होंने पालन किया। भारत के अंदर पहला नाविक सेना यानी नेवल फोर्स खड़ा करने वाले लोग चोल राज्य थे। इस चोल राज्य के मोस्ट इलस्ट्रियस किंग ऐसा कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण राजाओं में कुछ राजा, राज चोला, राजेंद्र चोला क्या किया? दक्षिण से वो आए गंगा में, काशी में आकर यहां से गंगा जल को लेकर एक सोने के बर्तन के अंदर भर के सर पे रखकर वापस दक्षिण में आकर पूरे दक्षिण देश में छिड़काया। इसलिए उस चोल राज्य का नाम है गंगे कोंडा चोल। तमिल भाषा में कोंडा यानी वहन करना, सर पे रखकर वहन करके गए हुए व्यक्ति। इसलिए उनके कैपिटल राजधानी का नाम भी उन्होंने बदल दिया, गंगे कोंडा चोलपुरम ऐसा नाम भी दिया। लेकिन आप में से कितने लोगों ने अपने हिस्ट्री बुक में मिडीवियल पीरियड में चोल राजवंश के बारे में पढ़ा है? पढ़ने को नहीं मिलता। अहम राजवंश है आसाम के, अहम राजवंश मुगल आक्रांताओं को कितने बार हराने वाले अहम राजवंश। वहां के चक्रधर राजा, शक्ति राजा, उनके सेना नायक लाचित बड़फुकन जैसे लोगों के बारे में क्या है हमारे इतिहास के पुस्तक में? क्या लिखा? इस इतिहास के पुस्तक में भारत में आए, भारत में आक्रमण करने के लिए कोशिश किए हुए डच फोर्स को, हॉलैंड के डच फोर्स को पूरी तरह हराने वाला वीर मार्तांडवर्मा के बारे में हम में से कितने लोगों ने इतिहास में पढ़ा है? मैं पूछना चाहता, कितने लोगों ने पढ़ा? अगर हम इतिहास का एक क्वेश्चन पूछा है तो, एक सवाल पूछा है तो समझना पूछते हैं, which Asian country defeated a European country for the first time in the modern era?
सामान्यतः क्वेश्चन आते हैं, आधुनिक काल में एक यूरोपियन शक्ति को पूरी तरह हराने वाले एक एशियन शक्ति कौन सा है, ऐसा पूछा है तो सामान्यतः हिस्ट्री एमए वालों ने भी, क्यों एमए पढ़ने वाले विद्यार्थी को, अध्यापक लोगों ने भी उत्तर देंगे जापान रूस को हराया 1905 में, ऐसा उत्तर देंगे। लेकिन 1741 में 1741 में भारत के दक्षिण के ट्रावणकोर जैसे एक छोटे राज्य के राजा वीर मार्तांड वर्मा डच फोर्स को पूरी तरह नष्ट कर दिया। उनके सैनिकों को प्रिजनर्स बनाया, कैदी बनाया। केवल सामान्य सैनिकों को नहीं, उनके नेवल कमांडर दिनदौरी जैसे लोगों को भी उन्होंने कैदी बना दिया। ऐसे इतिहास हम कहां पढ़ते? इस विदेशी आक्रांताओं के साथ विरुद्ध युद्ध किए हुए वेल नाचियार जैसे वीर रानियों के बारे में हम कहां पढ़ते? इसके जगह पर हम क्या पढ़ रहे हैं? यदि पढ़ाने के लिए पुस्तक बनाकर रखा है, भारत के अंदर स्वतंत्रता संग्राम इट वॉज प्रिडोमिनेंटली ए नॉर्थ इंडियन अफेयर। वो कहते हैं सामान्यतः भारत के स्वतंत्रता संग्राम यानी उत्तर भारत का एक बात है। आप लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन मेरे जैसे व्यक्तियों को क्या लगेगा? मैं शौक से उत्तर भारत, केवल भारत ये विदेशियों के खिलाफ युद्ध किया है क्या? दक्षिण में भी किया है, दक्षिण में पहले किया, क्योंकि वो लोग पहले दक्षिण में आए थे बादशाह के लोग। हाँ, मुस्लिम आक्रांताओं ने उत्तर में आए, डच, पुर्तगाल, ऐसे लोगों ने फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब दक्षिण से आक्रमण किए। उनके खिलाफ युद्ध करने वाला कौन थे? ये लोग हमको सिखाते हैं, वो सामान्यतः पुरुष सवर्ण नगर केंद्रित लोगों ने किया। क्या क्या बातें हमको सिखाते हैं? केवल पुरुष लोगों ने किया, इंग्लिश एजुकेशन मिले हुए लोगों ने किया, सवर्ण लोगों ने किया। बात सही है क्या? भारत के अंदर सबसे ज्यादा लंबे समय तक स्वतंत्रता संग्राम करने वाले समाज अगर देखा है तो लगभग सभी, मैं बता रहा हूं, लंबे समय तक किए हुए युद्ध सब वनवासियों ने किया, पिछड़े हुए पर्सन्स ने किया, कृषकों ने किया। इंग्लिश एजुकेशन बिल्कुल नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी में नहीं मिले हुए लोगों ने किया लंबे समय तक। मेरे केरल में कुरुचिया लोगों ने युद्ध किया 10-15 साल हमेशा। फिर वंश के लोगों ने किया, ओडिशा में पैका रेवोल्यूशन किया। इन लोगों के खिलाफ युद्ध करने वाला जो नेतृत्व देने वाले लोगों में कौन थे? मैं एक नाम उल्लेख किया भी, वेल नाचियार एक महिला, एक रानी थी। वो राज करते थे शिवगंगा राज्य में, तमिलनाडु के शिवगंगा। ब्रिटिश लोगों ने उनके ऊपर आक्रमण किया। उनके साथ ब्रिटिश को मदद करने वाला आरकोट नवाब भी थे। आरकोट नवाब दोनों मिलकर शिवगंगा के छोटे राज्य के ऊपर आक्रमण किया। लेकिन इतना जबरदस्त युद्ध वेलु नाचियार ने ब्रिटिश लोगों के खिलाफ, आरकोट नवाब के खिलाफ युद्ध किया। अनेक बार पराजित किया, लेकिन फिर भी इंग्लिश लोगों ने नए हथियार लेकर युद्ध कर लिए। उस समय वेलु नाचियार और उनके सैनिक लोगों को लगा ये लोग कहीं से नया हथियार, नया बारूद लेकर आते हैं, इसको खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं। उस समय शिवगंगा के जासूसी एजेंसी के जो वरिष्ठ, उसके नेतृत्व देने वाली एक महिला नहीं कर सकते, एक लड़की थी, उनके नाम था कुइली। मुश्किल से 21-22 साल के लड़की। वो वंश भी अगर बताए तो सामान्यतः संघ के कार्यकर्ता लोग किसी का जाति नहीं बताते, लेकिन यहां बताने की जरूरत आ रही है, इसलिए बता रहा हूं। ये लेदर का काम, चमड़े का काम करने वाले लोगों के परिवार से जन्मे कुइली ऐसे एक धीर नेत्री, उन्होंने उनके जासूसी एजेंसी के साथ पूरा जांच किया और उनको पता चला एक विशेष एक दुर्ग के अंदर इंग्लिश और आरकोट नवाब ने बहुत सारे बारूद और नया हथियार जमा करते हैं। इसके नष्ट करने बिना जीत नहीं सकते हैं, ऐसा मालूम। स्वयं कुइली ने तय किया ये करने के लिए। शरीर में पूरा घी और आग लगाने वाले सब प्रकार के चीज शरीर में, उसमें उन्होंने नहाया और उसके बाद एक घोड़े के ऊपर एक बिजली जैसा, बाएं हाथ में एक मशाल,
एक खड्ग लेकर दुर्गा के जैसा उन्होंने खुद पड़े उस दुर्ग के अंदर और स्वयं शरीर को जला दिया, स्वयं एक्सप्लोड किया, स्फोटन हुआ। वो पूरा आर्मामेंट डिपो, आयुध का और भंडार पूरा उन्होंने नष्ट कर दिया। कितने इतिहास पुस्तकों में इस प्रकार के जानकारी हमको मिलते ही बताने के लिए हजारों बातें। पुर्तगाल के खिलाफ युद्ध करने वाले कर्नाटक के रानी अब्बर का ये सब कब हुआ था? 16वीं सदी में विलनाचर तो 18वीं सदी में था, रानी अब्बर का तो 16वीं सदी का बात है। सो मेरी बात यह है, स्वतंत्रता संग्राम के सही इतिहास समाज के सम्मुख रखने की आवश्यकता है। इसके वजह से भारत के अंदर एक नया शक्ति पैदा करने का एक सुअवसर हमारे सामने आ रहा है। इस दायित्व को लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ इस स्वतंत्रता संग्राम का मूल प्रेरणा क्या है? वो मूल प्रेरणा छत्रपति शिवाजी का जो प्रेरणा वेद काल से लेकर भारत के अंदर क्या प्रेरणा थी, उसी स्वत्व का प्रेरणा। छत्रपति शिवाजी छत्रपति बनने के बाद उन्होंने एक घोषणा किया। वो घोषणा में वो कहते थे, अगर स्वतंत्र नहीं है तो जिंदगी का उद्देश्य भी उस व्यक्ति को मालूम नहीं पड़ेगा। सो वी हैव टू बिकम फ्री। हम स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। सो ही उनके प्रेरणा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का भी मूल प्रेरणा केवल पॉलिटिक्स नहीं था। हमारे आज की स्थिति में सब विषयों में पॉलिटिक्स डालते हैं, राजनीति को डालने का विषय करते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम कम से कम केवल पॉलिटिकल नहीं था। महर्षि अरविंदो का नाम आप सभी लोग सुने होंगे। क्रांतिकारी भी थे, सन्यासी भी थे और कांग्रेस के अंदर भी काम किए। अंत में आध्यात्मिक चर्या में स्वयं समर्पित किया महर्षि अरविंदो। योगी अरविंद भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक दार्शनिक भी थे। अरविंदो ने एक बार बताया था कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले युवा छात्राओं के सामने भाषण देने के समय उन्होंने बताया, वो भाषण अभी भी आपको ओपन डोमेन में मिलते हैं। एवेकनिंग इंडियन सोल्स ऐसा करके भारतीय आत्माओं को जगाने के लिए ऐसा हेडिंग से आपको मिलते हैं। उसमें वो कहते हैं, आवर टास्क इज नॉट मैकेनिकल और पॉलिटिकल। हमारा जो कर्म केवल राजनैतिक नहीं है, यांत्रिक भी नहीं है, इट इज स्पिरिचुअल एंड मॉरल। ये भारत की स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता है। महर्षि अरविंदो कहते हैं वो आध्यात्मिक है, वो धार्मिक है। इस धर्म को समझना, ढूंढना, समझना, वो धर्म है, कौन सा धर्म है। महर्षि हमेशा कहते हैं, महर्षि अरविंदो को अगले इलेक्शन में खड़े होने की आवश्यकता नहीं था, मन में विचार भी नहीं था, इसलिए वो पॉलिटिकली करेक्ट बात बताने वाले व्यक्ति नहीं था। सही बात सही ढंग से बताते थे। इसलिए वो कहते थे, भारत का धर्म यानी भारत का आंतरिक कंटेंट यानी सनातन धर्म है। सनातन धर्म, इस सनातन धर्म को भारत के हर पहलुओं में, हर क्षेत्र में, हर एरिया पे वी हैव टू, एक प्रकार से हम शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में और साथ ही साथ पॉलिटिक्स में भी इस सनातन धर्म को लाने के लिए हम स्वतंत्रता संग्राम करते हैं। इससे भी ज्यादा सरल ढंग से, सटीक ढंग से स्वतंत्रता संग्राम की परिभाषा और कौन किए थे? So Swab was the main force behind this स्वतंत्रता संग्राम। इसलिए महात्मा गांधी जी ने भी पहला उनके पॉलिटिकल एक ग्रंथ लिखा है तो वो हिंदू स्वराज लिखकर उसमें भी अगर आप शुरू से लेकर अंदर तक पढ़ा है तो भारत के सनातन धर्म के महत्व के बारे में, इसको इम्प्लीमेंट करने का विषय के बारे में, अलग अलग क्षेत्र में वी हैव टू मैनिफेस्ट दैट रियल कल्चर ट्रेडिशन ऑफ दिस लैंड। ऐसा जब तक इस स्व की शक्ति, हिंदुत्व की शक्ति, सनातन धर्म की शक्ति भारत के स्वतंत्रता संग्राम में थे, उस स्वतंत्रता संग्राम हम 100 नहीं 101%, 101% हम जीत गए। ज्यादा उदाहरण की जरूरत क्या है?
आप यहाँ कूली बगार युद्ध किया आप लोगों ने, यहाँ उत्तराखंड में कुमेर एरिया बागेश्वर क्षेत्र के सामने आए हुए हजारों लोगों को संगठित करते हुए बद्रीनाथ पांडे जी ने जो भाषण दिया है, वो भाषण लेकर पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा क्या है हमारे प्रेरणा। सरयू नदी से, वहां से बहने वाला सरयू नदी से पवित्र जल हाथ में लेकर प्रतिज्ञा संकल्प लिया, इससे आगे हम किसी गोरे चमड़े वाले व्यक्ति का लेगेज सर पे लिखेंगे नहीं। कूली उतार, वो संघर्ष इतना महत्वपूर्ण संघर्ष जीतने के पीछे भारत के स्वत्व का, नहीं तो सरयू नदी को पवित्र मानते हुए बागेश्वर मंदिर के सामने उत्तरायणी वो त्योहार के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम का क्या संबंध है? केवल पॉलिटिक्स से तो स्वाभाविक है। अनदर इंपॉर्टेंट उदाहरण बताकर मैं मेरा भौतिक समाप्त करूंगा। विषय तो एक प्रकार से विषय रखने वाले व्यक्ति को खींच कर जाने वाला विषय है, इसलिए ज्यादा हो रहा है, क्षमा कीजिए। स्व जब तक हमारे, नहीं तो स्वत्व भारत के सिर पर जब तक प्रेरणा देते थे, उसी युद्धों में हम जीत लिया। वंग भंग विरोधी आंदोलन के जीत के अलावा कौन सा उदाहरण आपको चाहिए? 1905 में बंगाल के प्रेसिडेंसी को, एक को बंगाल हिंदू बंगाल इस रूप में इंग्लिश लोगों ने बांटा, हम इतिहास में पढ़ा है वंग भंग के इतिहास का इतिहास नहीं पढ़े 1905 नहीं 1911 हम पढ़ना चाहिए। 6 साल लगातार युद्ध करते हुए ब्रिटिश लोगों को हमने हराया। क्यों? उस समय वंदे मातरम वाज सेंट्रल फोकल पॉइंट, भारत माता मूर्ति के रूप में हमको प्रेरणा देते थे। आपस में रक्षाबंधन राखी बांध करते हुए, उसमें केवल हिंदू नहीं, मजहब के आधार पर हिंदू नहीं, सामान्य मुस्लिम लोग भी आपस में रक्षाबंधन बांध करते हुए वो संघर्ष आगे बढ़ाया। उन लोगों को भी मालूम है, सांस्कृतिक दृष्टि पर हम हिंदू हैं, ऐसा उनको भी मालूम था। कुछ नेता लोगों को, सांप्रदायिक नेताओं को नहीं मालूम था। आगा खान जैसे, दागा नवाब जैसे लोगों ने भारत के अंदर ये आतंकवाद फैलाने के लिए कोशिश किया, लेकिन सामान्य मुसलमान ने कहा, हिंदुओं के साथ रहकर युद्ध किया, सनातन धर्म के, हिंदुत्व के, भारतीयत्व के प्रेरणा लेकर युद्ध की। इसलिए उस संघर्ष का दूसरा नाम स्वदेशी आंदोलन था, तीसरा नाम वंदे मातरम आंदोलन था। 1911 में हम जीत लिया, पूरी तरह जीत लिया। वंग भंग को उन्होंने निरस्त कर दिया ब्रिटिश लोगों ने। व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ ब्रिटेन एट दैट टाइम? ब्रिटेन पूरे विश्व के सबसे ताकतवर स्ट्रॉन्ग राष्ट्र थे, सबसे शक्तिशाली। भारत के पॉलिटिकल मूवमेंट अगर देखा है तो इतिहास में आपको पढ़ाते हैं, भारत के पॉलिटिकल पार्टी उतना शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन सामान्य समाज हिंदुत्व को केंद्र बिंदु बनाते हुए युद्ध किया, इसलिए जीत लिया। लेकिन 1911 से लेकर 1947 के बीच में क्या हुआ? एक छोटा नहीं है, बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, लेकिन फिर भी भारत से तुलना करने के समय बंगाल छोटा है। लेकिन बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में पूरे भारत लड़े। मेरे दक्षिण नहीं, हमारे दक्षिण से भी सुब्रमण्य भारतीय जैसे लोगों ने, तमिलनाडु के भारतीय लोग, केरल के लोग जिंदगी में बंगाल नहीं देखा है, फिर भी संघर्ष किया। उनकी मान्यता क्या थी, सोच क्या था? मेरी भारत माता के बाया बाजू काट लिया ब्रिटिश लोगों ने, काटने के लिए कोशिश किया। भारत माता प्रेरणा, इसलिए वो संघर्ष जीत लिया। कोई बड़ा नेता भी नहीं थे उस समय इसको नेतृत्व देने के लिए। मैं पूछ रहा हूं आपके साथ, 36 साल के बीच में, बाद में जब भारत बांट लिया, भारत डिवाइड किया, उस समय ये प्रेरणा क्यों नहीं है? क्यों पूरे भारत, पूरे विश्व में भारत विभाजन के खिलाफ संघर्ष जितना होना चाहिए था, केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय के अवेलेबल फोर्स को लेकर पूरे भारत में हमने प्रचार करने के लिए कोशिश किया। गुरुजी ने खूब प्रयास किया, लेकिन संघ का भी उतना ज्यादा शक्ति नहीं थी। क्यों विभाजन हुआ? 1911 के बाद
एक स्वत्व का, स्व का, सेल्फुड और सनातन धर्म या हिंदुत्व, जो भी नाम आप बताएंगे, इसका जो केंद्र स्थान है ना, फोकस, इसको डाइल्यूट कर दिया, एक सिस्टमैटिक तरीके से सप्रेस कर दिया। इसका इससे भी ज्यादा दुखदायक उदाहरण क्या चाहिए? जिस वंदे मातरम को गाया करते हुए भारत के सभी लोगों ने वंग भंग के विरुद्ध में युद्ध करके जीत लिया, उस वंदे मातरम को कांग्रेस मीटिंग से बाहर कर दिया। इससे भी ज्यादा उदाहरण क्या चाहिए? 1911 तक वंग भंग विरोधी आंदोलन का मुख्य चेहरा हिंदू वंदे मातरम, उस पंजाब शरीफ, उस वंदे मातरम 1923 आते आते इसको बाहर कर दिया। वंदे मातरम भारत के अंदर हिंदुत्व संबंधित, भारत संबंधित, सनातन धर्म संबंधित, उसको आगे लेकर काम करने वाले लोगों को बिल्कुल जगह नहीं दिया, उनको साइड नहीं किया। ज्यादा क्या बताना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जय हिंद इस नारा लगा के गर्जना करते हुए भारत के अंदर प्रवेश करने के लिए कोशिश करने के समय भारत के अंदर एक महान नेता ने ऐसा घोषणा किया, अगर नेताजी भारत के अंदर आ गया है तो उनके खिलाफ युद्ध करने के लिए घर के लेकर मैं खड़ा हो गए ब्रिटिश लोगों के साथ। ऐसा बताने वाले नेता के हाथ में भारत की स्वतंत्रता मिली, इसलिए भारत के विभाजन हुआ, क्योंकि ब्रिटेन बहुत कमजोर था 1947 में। हम अगर संगठित होकर इस स्वत्व के आधार पर संघर्ष आगे जारी है तो करते हो, वी वुड हैव बीन वन। ये नहीं, अभी एक अवसर आ गया है स्वतंत्रता स्वाधीनता के 75 साल के आयोजन के साथ साथ इस स्वत्व के जागरण के लिए हम सब लोग स्वाधीनता से स्वतंत्रता के ओर हमारे सफल प्रयास 75 साल पूरा हो रहा है। आने वाले 25 साल अमृतकाल ऐसा करते हैं। भारत 100 ईयर 100 साल स्वतंत्रता के, नहीं तो स्वाधीनता के 100 साल पूरा होने के समय 2047 में पूरे विश्व के सबसे श्रीमंत, सबसे अच्छे विश्व गुरु स्थान पर भारत को पहुंचाने की आवश्यकता है। ये काम में हम सब लोग, पूरे भारत के लोग एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। इसमें जाति, मजहब, पॉलिटिकल फिलॉसफी, राजनीतिक विचारधारा सब किसी प्रकार से बाधा न पहुंचाना चाहिए। किसी छोटे मोटे विषय को लेकर भारत के आगे बढ़ाने का इस अवसर को नष्ट करने के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। वंग भंग विरोधी आंदोलन में कैसे मजहब को भूल करते हुए भारत माता को आगे बढ़ाने के लिए आगे सभी मजहब के लोग काम किया, उस प्रकार सभी लोग एक साथ होकर काम करने की आवश्यकता है। नॉन इश्यूज को लेकर, नॉन इश्यूज सही में मतलब ही नहीं है। ऐसे विषय को लेकर भारत के अंदर दंगा फैलाने के लिए किसी ने कोशिश किया है तो उन लोगों को बताने के लिए मैं वीर सावरकर जी को कोट करता हूं। वीर सावरकर जी को, क्रांतिकारियों के राजकुमार वीर सावरकर जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय विशेषता मैंने जो बताया लेजर सेक्शन में कुछ लोगों ने सांप्रदायिकता फैलाने के लिए कोशिश किया था। सब लोग मिलकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए तैयार नहीं था। भारत को विभाजन करने के लिए कोशिश किया कुछ लोगों ने। उस समय सावरकर जी ने बताया था, इफ यू कम विथ यू, आप अगर हमारे साथ आ रहे हैं तो आपको भी साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा, आप अगर नहीं आए हैं तो आप नहीं सोचना चाहिए हम रोते हुए किसी कोने पर बैठेंगे, स्वतंत्रता संग्राम हम छोड़ेंगे, ऐसा मत सोचिए। विदाउट यू, आपके बिना, इफ यू आर नॉट कमिंग विद अस, विदाउट यू। तीसरा भी एक बात बताया, मैं खुद से बताना चाहता हूं। सावरकर जी ने बताया था, इफ यू आर गोइंग टू अपोज अस, अगर हमारे आगे बढ़ने के तरीका को, इस प्रयास को, इस सफर को रोकने के लिए कोशिश किया है तो इन स्पाइट ऑफ यू, हम आपको पीछे ठकेल करते हुए, बाजू में ठकेल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, भारत को, इस हिंदू राष्ट्र को विश्व गुरु पद पर ले जाएंगे। इसलिए सबसे अच्छी बात, हम सब मिलकर आपस में अलग अलग न होते हुए मजहब के नाम पर, क्योंकि राष्ट्र का विषय मजहब के ऊपर है, मजहब के ऊपर है, राष्ट्र सर्वोपरि
होने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसलिए राष्ट्र को महत्व देते, राष्ट्र को ही महत्व देते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम यहाँ संघ शिक्षा वर्ग का निवेदन, वृत्त निवेदन करने के समय वर्ग कार्य आपने बताया आपके प्रमुख, यहाँ क्या क्या हुआ? यहाँ तो केवल भजन कीर्तन हुए ऐसा नहीं बताया, शायरी केवल हुआ ऐसा दंडा नहीं था केवल हुआ, यहाँ प्रात्यक्षिक को हुए हो, लेकिन इसके अंदर जो शिक्षा दिया, पत्रकारिता का भी शिक्षा दिया, पर्यावरण को संभालने का विषय भी दिया था। स्वयं इस राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए उद्योग के क्षेत्र में क्या करना चाहिए ये भी शिक्षा दिया। हमारे भारत के अंदर कुटुंबों को प्रबोधन करते हुए, यहाँ कुटुंब का विषय पूज्य महाराज ने बताया है, परिवारों को शक्तिशाली बनाने का कुटुंब प्रबोधन का भी काम है संघ। संघ एक समग्रता से इस समाज को देखने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए पूजनीय डॉक्टर साहब संघ संस्थापक अपने अक्सर बताते थे, RSS is not an organization in the society, but an organization of the society. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज के अंदर का एक संगठन है। मजहब के लोग सभी लोग उसमें आते हैं। ये वाला सोच है, मूल सोचो। किसी को बाहर करने का तरीका हिंदुत्व में नहीं है, संघ में नहीं। हिंदुत्व का मूल सोच का सबसे महत्वपूर्ण बात स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में महासम्मेलन में बात करते हुए उन्होंने व्यक्त किया था। क्या बताया? देखिए, भारत के भाषा संस्कृत में एक्सक्लूशन के लिए एक ट्रांसलेशन है। एक्सक्लूशन शब्द किसी को बाहर करने का, यहाँ तो शब्द है इंक्लूशन का। भारत के किसी भाषा में एक्सक्लूशन शब्द नहीं, इसलिए सबको साथ में लेकर आगे बढ़ने वाला ये सोच है हिंदुत्व की। उसी सोच है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अच्छे कार्यकर्ता बनकर जगह जगह पर हिंदू राष्ट्र के संगठित शक्ति इस पूरे समाज को साथ में लेकर आगे बढ़ने का काम हम सभी का है। एक छोटी सी बात बताकर मैं समाप्त कर रहा हूं। जस्टिस केटी थॉमस सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उन्होंने अभी एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में बताया भारत के शक्ति का 4 स्तंभ क्या है। भारत की शक्ति का पहले बताया भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, हमारे संविधान हमारे शक्ति का मुख्य कारण है। दूसरा उन्होंने बताया भारत के लोकतंत्र, हमारे डेमोक्रेसी, महत्वपूर्ण लोकतंत्र। तीसरा उन्होंने बताया हमारे माइटी शक्तिशाली मिलिट्री। चौथा लास्ट बट नॉट लीस्ट गर्व के साथ केटी थॉमस मजहब के आधार पर कौन सी मजहब का है आप सभी को मालूम है, थॉमस नाम से आपको मालूम। उन्होंने बताया चौथा भारत के आज के शक्ति का मुख्य कारण मैं बता रहा हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दूसरा कुछ नहीं। ऐसे मिलिट्री के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, लोकतंत्र, हमारे डेमोक्रेसी के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समझकर इस प्रकार के एक भूमिका हम सभी का है, ऐसा समझकर आगे बढ़ने की जरूरत है। इसकी शिक्षा दीक्षा हम इस वर्ग में हमको मिले, इसको लेकर अपने अपने कार्य क्षेत्र में जाने का दृढ़ संकल्प लेकर आप सब लोग जाने की आवश्यकता इतना बताकर मैं समाप्त कर रहा हूं।